अस्सलाम वालेकुम। अब देखो, हमारे पास पोस्ट मिड यानी कि फाइनल्स का कुछ काम है, कुछ नहीं बहुत काम है एक्चुअली। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, द प्रोडक्ट ऑफ सम से। हमने एसओपी से पहले पढ़ा था, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट। सही है। अब ये हमारे पास क्या था कि हमारे जो वेरिएबल्स थे उनके दरमियान में प्लस होता था और एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कहते हैं, और सम यानी कि वेरिएबल्स आपस में तो प्रोडक्ट कर रहे हैं बट एक दूसरे से सम कर रहे हैं, एक दूसरे से और गेट से कनेक्टेड है बेसिकली। सही है, सिंपल सी बात। अब हमारे पास यहाँ पर आपको दिख रहा हो, देखो एसओपी में हम ये करते थे, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ सम, यानी कि जो सम वेरिएबल्स हैं उनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। यह थोड़ी सी थ्योरी है और ये 3-4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हम देखो, ये चीज़ तो आती है सबको बनानी, ये तो सिर्फ इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की एक्सप्रेशन आ गई तो कैसे आपने उसको करना है। तो पहले देखो, ए और बी को प्लस करा और गेट लगा के, फिर बी प्लस सी प्लस डी को और गेट लगा के प्लस किया सबको, और फिर उसको एंड में एंड गेट से जोड़ दिया सबको। तो ये चीज़ तो कोई इतनी ख़ास है नहीं, हमने 1000 बार पढ़ी हुई है। सही है। हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स पे आते हैं कि हम कैसे एक स्टैंडर्ड पोज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग द बूलियन अलजेब्रा रूल बी a plus a complement is equals to 1. Converting a sum term to standard pose, each sum in a pose term expression that does not contain all the variables in the domain can be expanded. तो ये चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि अगर आपको एक टर्म दे दी जाए जिसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ सम हो, जिसके अंदर एक वेरिएबल्स हो, तो आप उनको कैसे सम ऑफ प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था सम ऑफ प्रोडक्ट में, जिसमें हमने क्या बोला था कि भाई एक जैसे एसओपी का सवाल था कि अगर आपके पास टर्म दी हुई हैं, ए बी सी दिया हुआ है, फिर ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इस टर्म के अंदर अगर डी इसमें मौजूद नहीं है तो पहले इसको हमने क्या करना होता था, ए बी सी को हमने मल्टीप्लाई करना होता था डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट में, है ना। हम सोप के अंदर ये करते थे। सही है। अब हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास क्या है, पॉज है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। सही है। तो इसमें क्या है, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है, अब ये इक्वेशन ही, ये वाली इक्वेशन ही ले लो, ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर हमें दिया हुआ, अच्छा ये प्रोडक्ट ऑफ सम से, बी बार प्लस सी प्लस डी बार, देन ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी। सही है। अब यहाँ हमारी देखना है कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन यानी कि वेरिएबल्स की रेंज कितनी है। तो यहाँ अगर हम लास्ट टर्म में देखें तो 4 वेरिएबल्स अकर हो रहे हैं, तो हम इसकी डोमेन बोल देंगे कि भाई जो इसकी डोमेन है वो है 4 वेरिएबल्स की। अब 4 वेरिएबल्स हैं यानी कि इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों टर्म्स के अंदर पूरे पूरे ए बी सी डी हमें क्या होने चाहिए, दिखने चाहिए, होने चाहिए। सही है। और ये क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड है, हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो अब पॉज के अंदर क्या तरीका होता है कि हमने करा ए प्लस बी प्लस सी। सही है। अब हमने क्या करना है ना, इसको प्लस करना है, बेसिकली इसको प्लस करना है किससे, जो हमारे पास वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, यानी कि डी डी प्लस डी डी बार से। इस तरीके से ये प्लस होगा, जो वेरिएबल नहीं होगा ना वो ऐसे प्लस होगा। सही है। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है, मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ अभी, ए बी सी प्लस डी डी बार। ओके। अब होगा क्या, इस इक्वेशन को हमने एक बार नॉर्मल डी के साथ लिख देना है, एक बार डी बार के साथ लिख देना है। इस इक्वेशन को 2 बार लिख देना है। जैसे हम उसमें करते थे ना, हम डी और डी को मल्टीप्लाई करते थे, फॉर एग्जाम्पल हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करा करते थे। सही है। अब करना क्या है, देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक बार लिख लिया, फिर इसको करा हमने ब्रैकेट। अब नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, जिसमें हमारे पास डी बार आएगा, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस
डी का बार। ये आपकी एक इक्वेशन आपकी डोमेन हो गई, एक मतलब एक आपकी डोमेन फुलफिल हो गई। आप भले इसको जो ना, अगर ये कंप्लीट हो गई है फॉर अंडरस्टैंडिंग आपने कह दिया कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है, ऐसे ही कह दिया। बाद में इनको कंबाइन भी करना है तो अभी से इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो तो बेहतर रहता है, वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ से आपने ये वाली इक्वेशन ली, सही है। अब आपने जब ये वाली इक्वेशन आपने ली है तो इसमें क्या है, आपके पास ए मिसिंग है ना, तो बी बार प्लस सी प्लस डी बार, और एंड में भले लिख लो ए बार, सही है। अब इसको ए को आप पहले लिख देना, कैसे, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार। फिर एक बार इसको ऐसे लिख लिया तो दूसरी बार कैसे लिखना है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, सही है। इसको आप कह लो कि ये इक्वेशन 2 है, सही है। और एक काम ये करो, जो पहली इक्वेशन थी ना इसको ए कह लो, सही है, इसको इक्वेशन ए कह लो। अब बोलो कि इक्वेशन 1, एक सेकेंड, अब कह लो कि इक्वेशन 1 जो है ना, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को, सही, इक्वेशन नंबर 2 आपने पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन ए में। तो अब क्या बन गए, अब देखो जो जो दो इक्वेशन थी उनको पूरा करके लिख दो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सही है। फिर लिख दो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, सही है। फिर लिख दो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार। देन लिख दो ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, और एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी। अब ये आपकी जो है, अब देखो इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन नहीं है जो कि नॉन स्टैंडर्ड हो या जिसके अंदर पूरे वेरिएबल्स ना हो। तो ये जो हमारी टर्म बनी है ना, अब ये हमारी क्या बन गई है, स्टैंडर्ड बन गई है, स्टैंडर्ड पॉज बन गया है हमारा। एंड यही इतना ही होता है इसके अंदर, हमने स्टैंडर्ड पॉज बनाने के लिए सिर्फ इतना ही करना होता है। अब इसके कुछ सवाल हैं, सिर्फ इसके सवाल मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, जिसमें फिर हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो हम ये जना असल में किए थे होमवर्क में, देखो ये वाला सवाल था, इसको आप लोग ख़ुद करके देखना, सही है। इसके अंदर यहाँ पर देखो ए बी सी 3 वेरिएबल्स है ना, तो सी मिसिंग है, इसके अंदर सी डालना, इसके अंदर ए डालना, एंड 3 वेरिएबल्स को पूरा करना। इसी मेथड से होगा, और नॉन स्टैंडर्ड को इसमें कन्वर्ट करना है, सही है। इस तरीके से फिर आपके पास कुछ ऐसे सवाल थे जो कि हमारी बुक के अंदर थे और वो मैंने किए थे। तो जैसे ये वाला सवाल था, इसके अंदर भी देखो सिर्फ आपने इसको स्टैंडर्ड में करना है, तो इसको आप कर सकते हैं, सही है। इस वाले सवाल को, चलिए ये तो दूसरा सवाल है। अब देखो, अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे ताकि थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इतना तो समझ आ गया कि भाई नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड कैसे करता है। ये सवाल जैसे है, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड पोज डिटरमाइन द बाइनरी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें ये वाला जो सवाल है, इसमें ये वाला जो है ना, ये इसी का सवाल है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो आपका डिटरमाइन करनी है वैल्यूज़ फॉलोइंग इक्वल्स टू 0, यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम 0 करें। क्योंकि देखो जब भी हम पॉज की बात करते हैं तो पॉज के अंदर जो हमारा आंसर आता है ना, वो हमारा हमेशा 0 के इक्वल आता है। ये बात याद रखने की है कि जब भी हम पॉज एक्सप्रेशन लेते हैं तो आंसर हमेशा जो 0 आता है ना, वो हमारा हमेशा पॉज एक्सप्रेशन होता है, और जब हमारा आंसर 1 आ रहा हो तो वो हमारा स्वैप एक्सप्रेशन होता है, सही है। अब जब भी हमें यहाँ पर बोला हुआ हो कि भाई एक स्टैंडर्ड पॉज है, सही है, उसको आप लोग कन्वर्ट कर दो ऐसे, मतलब उसमें ये बता दो, उसकी इवैल्यूएशन कर दो कि उसमें कौन कौन सी वेरिएबल्स को हमने 1 और 0 रखना पड़ेगा ताकि हमारे पास आंसर आ जाए उसका
उसका मतलब उसको सेटिस्फाई करने वाला आंसर आ जाए। तो अब जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सही है। फिर दिया हुआ है a प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी। और इसके बाद में वो होमवर्क वाला सवाल भी आप लोगों को बता दूंगा ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की भी बैठ जाए। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, हमें पॉज एक्सप्रेशन चाहिए ना इसके अंदर। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ए बी सी डी है ना उनको तो हम ज़ीरो रखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि पॉज के अंदर, यहाँ पर मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि फॉर ये आप लोग अपने पास भी लिख लो। इन पॉज एक्सप्रेशन इनिशियली वैल्यू विल बी ज़ीरो, सही है। और इन सॉप एक्सप्रेशन इनिशियली वैल्यू विल बी वन। अच्छा, ये कौन से केसेस में होगा, जब हमारे पास सिंपल ए बी सी वेरिएबल्स लिखे होंगे। अब ये अपने हिसाब से लिख लेना, जब हमारे पास ए बी सी डी वेरिएबल्स लिखे होंगे तब सॉप के अंदर तो हम क्या करेंगे, वन लिखेंगे, इन सबको वन लिखेंगे, सही है। लेकिन अगर पॉज एक्सप्रेशन होगा तो सिर्फ अगर ए बी सी डी लिखे हुए हैं तो हम इनको ज़ीरो लिखेंगे, सही है। अगर ए बार, अगर सब पे बार है, सी डी बार, इन सब पे बार है ना, तो अगर तो ये सॉप अगर हम ये सॉप में कर रहे हैं, मैं भी कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहा, इन वेरिएबल्स की अलग अलग करके बता रहा हूँ, कोई मल्टीप्लिकेशन में मत समझना इसको, ओके। अगर तो मैं इसको ए बी सी डी को कह रहा हूँ कि इनकी कोई वेरिएबल्स बताओ, क्योंकि ये सारे चारों वेरिएबल्स सॉप के हैं, तो क्योंकि इनके ऊपर बार है जो कि वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेगा, तो जो इनिशियल वैल्यू मैंने बताई है वो अब होगी हमारी सॉप की, एस ओ पी की, क्या, ज़ीरो। सॉप की वैल्यू ज़ीरो होगी और पॉज की वैल्यू वन होगी। क्यों? क्योंकि सॉप के अंदर जब हम ए को कन्वर्ट करेंगे, ज़ीरो को कन्वर्ट करेंगे तो वो वन हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल है। मैंने बताया ना, सॉप में वैल्यूज़ वन होनी चाहिए, आंसर वन आना चाहिए एंड में, और पॉज में आंसर ज़ीरो आना चाहिए, हमें कैसे ना कैसे करके। अब यहाँ पर आओ, यहाँ उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हमने। देखो सारे क्या हो रहे हैं, ये क्या एक्सप्रेशन है, पॉज एक्सप्रेशन है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, पॉज। ए बी सी डी लिखा हुआ है, यानी ए को भी अगर हम ज़ीरो कर दें, क्योंकि अभी ये सिंपल वेरिएबल है, ए को ज़ीरो लिखते हैं, बी को ज़ीरो लिखेंगे, सी को भी ज़ीरो लिखेंगे, देन डी को भी क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। पहले उसमें तो क्या होगा, ए भी ज़ीरो हो गया, फिर बी भी ज़ीरो हो गया, फिर सी भी ज़ीरो हो गया, फिर डी भी ज़ीरो हो गया, सॉरी डी भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं। अब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी। अब यहाँ ये मसला आ रहा है कि अब देखो यहाँ क्या है, हमारे पास मसला नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर क्या है, बी हमारे पास क्या था, ज़ीरो था, यानी कि यहाँ बी बार लग जाएगा, ए तो ज़ीरो रहेगा, है ना। बी क्या है, ज़ीरो था, बार लग जाएगा, वन हो जाएगा, फिर सी पे बार लग जाएगा, वन हो जाएगा, और डी पे बार लग जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर ए वन हो जाएगा, है ना, क्योंकि बार लगा हुआ है ना उसके ऊपर। लास्ट वाली इक्वेशन देखो, फिर बी बार है, फिर सी भी बार है, फिर डी भी क्या है, बार है। पहली इक्वेशन तो ज़ीरो है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ वन वन क्या होता है, वन होता है, वन प्लस वन बाइनरी एडिशन, और यहाँ चार वन है। अब देखो हम इसमें कैरीज तो लेते नहीं हैं, तो जितने भी वन होते हैं वो हम एक एक करके प्लस करके हम उनको बोलते हैं भाई ये भी क्या है, ये एक्चुअल में वन ही है, सही है। बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें, सब डॉट हो रहा है ना, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर तो ज़ीरो ही आ रहा है, यानी कि ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि भाई ये पॉज टर्म है। ये सारे अगर हम करें इनको मल्टीप्लाई तो आंसर ज़ीरो आ रहा है, यानी कि ये पॉज एक्सप्रेशन है, हमने इसको इवेलुएट कर दिया। अब जैसे कि ये वाला है, इसमें क्या है, आपको पहले इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में, यानी कि आपने इसके वेरिएबल्स को फुलफ़िल करना है। फिर आपने बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द फॉलोइंग पॉज एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपने फिर ये दिखाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ज़ीरो के इक्वल कैसे होगा। तो जब ये वाला सवाल आप लोगों को करना है तो मैं इसमें आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, चले, कोई मसले वाली बात नहीं है, ईजी है।
इसमें पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था a प्लस बी बार प्लस सी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सही है। फिर a प्लस बी बार प्लस सी बार। फिर आपने बी सी को लाना है, तो b प्लस सी और a बार आएगा इसके अंदर, है ना, तो a पहले लिख देते, चलो बाद में लिख दो, सही है, a बाद में लिख देते हैं, b प्लस सी प्लस a बार, खैर होगी, सही, कोई मसला नहीं है इसमें। अब इसको स्टैंडर्ड में लाना है, स्टैंडर्ड में आ गई है ये, ऑलरेडी स्टैंडर्ड आ गई है। अब इसको क्या बोलना है कि ऐसे बताओ कि ये पॉज एक्सप्रेशन है, तो ये कैसे, इसको मतलब प्रूफ करो, इसको ज़ीरो के लाके प्रूफ करो। तो अगर मैं ए बी सी को, भाई मैं ए को ज़ीरो कह दूँ, बी को ज़ीरो कह दूँ, देन सी को ज़ीरो कह दूँ, इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़ीरो है, सही है। ए भी ज़ीरो हो गया, फिर बी वन हो गया, फिर सी ज़ीरो हो गया, सही है, सी ज़ीरो हो गया, फिर ए ज़ीरो था, बी और सी क्या हो गए, वन वन हो गए। फिर यहाँ पर तीनों ज़ीरो थे, और यहाँ पर क्या था, एक ज़ीरो था, दो ज़ीरो थे और एक वन था, क्योंकि वो बार लगा हुआ ना, वो बार चेंज कर देगा। अब देखो यहाँ वन आया, सही है, यहाँ भी वन आ गया, फिर यहाँ ज़ीरो आया और यहाँ वन आ गया, आंसर ज़ीरो, क्योंकि एक एक ज़ीरो हो गया तो पूरी वैल्यू को वो ज़ीरो कर देगा। तो यानी कि ये भी हमारा एक्सप्रेशन प्रूफ कर रहा है कि भाई हाँ ये ऐसा सीन है सारा, सही समझ आ गई। तो बस ये स्टेप्स थे इस सवाल के। देन नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास वो हम देख लेते हैं।